Assalamu alaikum dear students. Welcome to lecture 18 of MDCAT Chemistry. बट आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और MCAT को बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रहे होंगे. Our today's topic is chemical equilibrium state. इस लेक्चर के अंदर हम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट और केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होते हैं डिफरेंट, लाइक Kc, Kp, Kx और Kn, इन कांस्टेंट्स को डिस्कस करेंगे. साथ में कुछ प्रैक्टिस और पास पेपर एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करेंगे. सो स्टे कनेक्टेड टिल द एंड ऑफ लेक्चर. लेट्स स्टार्ट. लेट्स बिगिन विद द डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस. बेटा हमारे पास दो तरह के रिएक्शंस होते हैं. एक होते हैं रिवर्सिबल. रिवर्सिबल का लफ्जी मतलब जैसे जो रिवर्स हो सकते हो, और इरिवर्सिबल का लफ्जी मतलब क्या है, जो रिवर्स ना हो सकते. तो यहीं से हम कह सकते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन वो होते हैं जिनमें प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन होकर ओरिजिनल रिएक्टेंट्स बना सकते हैं वापस. जिन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनते थे और उन्हीं प्रोडक्ट से वापस वही रिएक्टेंट्स दोबारा बन जाएंगे. यानी इफ reactants A and B are going to form C and D, the C and D will again react together to form A and B. This type of reactions are called as reversible reactions. लेकिन दूसरे केस में अगर हम देखें, ऐसे रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट्स नहीं बनाते, उनको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस. जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं उनके अंदर जो प्रोडक्ट्स होते हैं चूंकि वो वापस रिएक्ट करते हैं, लिहाजा हम कह सकते हैं प्रोडक्ट्स रिएक्टिव होते हैं. इरिवर्सिबल रिएक्शंस में चूंकि प्रोडक्ट्स रिएक्ट नहीं करते, देयरफॉर प्रोडक्ट्स आर स्टेबल, दे आर नॉट वेरी मच रिएक्टिव या दे आर नॉट रिएक्टिव. रिवर्सिबल रिएक्शंस को अगर देखें तो ये दो डायरेक्शन में जाते हैं. फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाते हैं, रिवर्स डायरेक्शन में भी जाते हैं. तो हम कह सकते हैं कि ये बाई डायरेक्शनल होते हैं. जबकि जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं कि ये यूनी डायरेक्शनल. रिवर्सिबल रिएक्शंस को रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में डबल हेडेड फिश हुक एरो लगा के यूज किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है. सॉरी, डबल हेडेड फिश हुक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन को सिंगल हेडेड कर्ली एरो से रिप्रेजेंट किया जाता. डन. नेक्स्ट, रिवर्सिबल रिएक्शंस कभी भी कंप्लीट नहीं होते बेटा. हमारे पास रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, प्रोडक्ट्स वापस रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स बनाते हैं, एंड दिस गोज ऑन, दिस कंटिन्यूज. ये बेटा चलता रहता है. ऐसा कभी भी नहीं होता कि ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाए. रिएक्टेंट्स आर कंटिन्यूसली कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स आर कंटिन्यूसली कन्वर्टिंग बैक इनटू रिएक्टेंट्स, एंड द रिएक्शन कंटिन्यूस. ओके. जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं एंड द रिएक्शन इज कंप्लीट. नेक्स्ट, रिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड कंटेनर में होता है. ओपन कंटेनर में हम रिवर्सिबल रिएक्शन को नहीं कर सकते. जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन ये ओपन में भी हो जाता है बेटा, क्लोज में भी हो जाता है. इन इरिवर्सिबल रिएक्शन ओपन और क्लोज्ड कंटेनर दोनों में हो जाएगा. जबकि आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए कंडीशन जरूरी है कि जो कंटेनर है वो क्लोज होना चाहिए. जो फ्लास्क है, जो बीकर है जिसके अंदर आप रिएक्शन कर रहे हैं, इट शुड बी क्लोज्ड. नेक्स्ट, द रिवर्सिबल रिएक्शन इज रिलेटिवली स्लो रिएक्शन, और जो आपके पास इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है इट इज फास्ट. डन. नेक्स्ट, जो रिवर्सिबल रिएक्शन है बेटा, इसका जो अल्टीमेट गोल होता है कि रिएक्शन क्या एट द एंड जाके क्या करेगा, इट अचीव्स डायनामिक इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम. यानी द गोल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन इज अचीविंग डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम. जबकि आपके पास इरिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर कोई केमिकल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करती. अब बेटा गौर से इस बात को थोड़ा सा समझिएगा, आगे हम पढ़ेंगे भी. जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, प्रोडक्ट्स वापस रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स बनाते हैं. दिस कंटिन्यूज अंटिल द स्पीड ऑफ कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इक्वल्स द स्पीड ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू रिएक्टेंट्स.
यानी दोनों का रेट, दोनों की स्पीड, जिससे वो एक दूसरे में प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में और रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो आपस में बराबर हो जाते हैं। उस स्टेट को हम बेटा बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। डन। ये नीचे मैंने एक एक रिएक्शन लिख दिया है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को अंडरस्टैंड करने के लिए। फॉर एग्जांपल N2+3H2 गोज टू 2NH3। यही रिएक्शन बेटा ये क्लोज कंटेनर में हो रहा है। अगर यही रिएक्शन मैं किसी ओपन कंटेनर में करूंगा तो ये रिएक्शन इरिवर्सिबल हो जाएगा। डन। नेक्स्ट, ये CH4 की जो बर्निंग है बेटा, ये हमेशा ही इरिवर्सिबल होती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होते हैं। ये रिवर्सिबल होती ही नहीं है, चाहे आप ओपन में करें चाहे आप क्लोज कंटेनर में करें। डन। नेक्स्ट, homogeneous and heterogeneous equilibrium. Before I go into the details of how chemical equilibrium state is achieved, एक छोटा सा बेटा डिफरेंस है वो हम पढ़ लेते हैं। अभी मैंने पीछे एक इक्वेशन लिखी थी रिवर्सिबल रिएक्शन की इक्वेशन। बेटा अगर आप देखें तो जब केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो जाए तो उस वक्त अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों की फिजिकल स्टेट सेम हो तो ऐसे क्या कहेंगे बेटा, इफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन सेम फिजिकल स्टेट एट इक्विलिब्रियम, का मतलब कि जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए तो फिर उसको क्या कहेंगे बेटा, ये होमोजीनियस इक्विलिब्रिया है। लाइक H2 गैस, I2 गैस, HI गैस, N2 गैस, H2 गैस, NH3 गैस, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस, Cl2 गैस, NOCl इज गैस। तो बेटा ये सारी की सारी गैसेस हैं, यानी सारे के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जितने भी हैं इन्वॉल्व, उन सब की फिजिकल स्टेट से मैं इन तीनों के तीनों रिएक्शंस में, तो हम ये कह सकते हैं दिस इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। यहाँ से एमसीक्यूज आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट्स द होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। ओके। सिमिलरली अगर बेटा रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की फिजिकल स्टेट इक्विलिब्रियम पर सेम ना हो तो फिर इस किस्म के इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं, हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम। लाइक यहाँ पे देखें तो कार्बन इज इन सॉलिड स्टेट, बाकी तीनों गैसियस में है, सो ऑल द रिएक्टेंट्स आर एंड प्रोडक्ट्स आर नॉट इन द सेम फिजिकल स्टेट, तो हम कह सकते हैं कि ये हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम। यहाँ पे देखें तो बेटा CaCO3 और CaO कैल्शियम ऑक्साइड और लाइमस्टोन दोनों के दोनों सॉलिड स्टेट में है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस में, तो हम कह सकते हैं कि बेटा ये भी हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम। यहाँ पे देखें आयरन और आयरन की और बेटा ये दोनों के दोनों क्या है, सॉलिड स्टेट में है, तो वाटर और H2 जो है ये दोनों किस में है, गैसियस स्टेट में, तो मैं कह सकता हूँ ये भी हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम। डन। नेक्स्ट, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। बट अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो भी रिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसके अंदर दो रिएक्शंस होते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे एक रिवर्सिबल रिएक्शन लिख देता हूँ, A+B गोज टू फॉर्म C+D। यहाँ पे अगर हम देखें तो A और B दोनों रिएक्टेंट्स हैं, C और D दोनों प्रोडक्ट्स हैं। लेट्स से मैं ये कहता हूँ कि शुरू में ना A और B की जो कंसेंट्रेशन थी वो थी बेटा 15 मोल पर DM³ जब रिएक्शन शुरू हुआ, और C और D की जो कंसेंट्रेशन थी वो बेटा 0 थी जब रिएक्शन शुरू हुआ। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे कि ये जो A और B की जो 15 मोल है, थोड़ी फॉर एग्जांपल 10 मिनट बाद आपने रिएक्शन करने से चेक किया तो ये कम होके हो गई बेटा लेट्स से 10 मोल पर DM³, और ये हो गई बेटा आपके पास 5 COD की हो गई 5 मोल पर DM³। सिमिलरली थोड़ी देर बाद मजीद चेक करेंगे तो ये हो जाएगी 8 मोल पर DM³, और ये आपके पास हो जाएंगे मजीद 2 बढ़ के 7 मोल्स पर DM³। अब बेटा ये चलता रहेगा कि रिएक्टेंट्स कंटिन्यूसली, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी, और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कंटिन्यूसली क्या होती रहेगी बेटा, आप देखेंगे तो इंक्रीज हो रही है ऐसे आते हुए। तो इट मीन्स कि विद द पैसेज ऑफ टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन डिक्रीज व्हाइल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज। इट मीन्स कि अब देखो तो यहाँ पे मैंने रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन के वर्सेस एक ग्राफ ड्रा किया है। जब शुरू में अगर आप देखें तो 15 मोल पर DM³ थी, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स बहुत ज्यादा थे, जबकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट्स 0 थे। ये प्रोडक्ट्स के लिए 0 थे, रिएक्टेंट्स के लिए 15 मोल पर DM³ थे।
सो रेट ऑफ रिएक्शन, चूंकि फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं वो ज्यादा होगा, इस वजह से कि उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, रिएक्ट बहुत ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में कोलाइड कर सकते हैं, देर then there will be more collision between reactant molecules, more will be the rate of reaction। जितनी कोलिजन्स उनके बीच में ज्यादा होंगी, जितनी नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स ज्यादा होंगी, इतना ए और बी आपस में रिएक्ट ज्यादा करेंगे। सो लेट्स से मैं कहता हूं कि शुरू में उनका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा था, विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी कंसंट्रेशन कम हुई तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होता गया। तो पहले रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा था, ये देखें यहाँ पे वाई एक्सिस पे रिएक्शन रेट लिखा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता रिएक्शन रेट कम होता गया, मजीद कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया। सिमिलरली प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है, तो प्रोडक्ट्स का रेट ऑफ रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। एक टाइम आएगा बेटा कि जिसमें फॉर एग्जांपल सर्टेन टाइम में, एक टाइम में जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएंगी और जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है बेटा वो आपस में बराबर हो जाए। लेट से मैं कहता हूं शुरू में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो था यहाँ पे इस पॉइंट पे वो था बेटा 50 मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड, और ये था 0 मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। ये आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते 25 मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड पे आया, और ये वाला आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते 25 मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड पे आया। यानी स्पीड मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड में जो इनका रेट ऑफ रिएक्शन है, ये स्पीड ऑफ रिएक्शन है, वो आपस में बराबर हो गई। लेकिन कंसंट्रेशन जरूरी नहीं है बराबर हो, यहाँ पे देखें 8 है, यहाँ पे 7 है। कंसंट्रेशन जरूरी हो भी सकती है, नहीं भी होगी। In 90% of the cases, the concentration of reactants and products are not equal at equilibrium state. ओके, तो मैंने कंसंट्रेशन की बात नहीं की, मैंने रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन की बात की है कि वो आपस में बराबर हो जाती हैं, रिवर्स रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन। डन। अब मैंने ना जैसे ही केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो गई, यानी मेरे पास 25 मोल पर डीएम के ऊपर सेकंड फॉरवर्ड रिएक्शन, 25 मोल पर डीएम के ऊपर सेकंड रिवर्स रिएक्शन। आफ्टर 10 to 20 सेकंड्स, 10 to 20 मिनट्स मैंने क्या किया बेटा, दोबारा रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन चेक की कि वो चेंज हो रही है या नहीं हो रही। मैं देखूंगा बेटा उसके बाद रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में कोई फर्क नहीं आ रहा। मैं 5 मिनट बाद चेक की वही थी, 10 मिनट बाद चेक की वही थी, 15 मिनट बाद चेक की वही थी। बेटा विद द पैसेज ऑफ टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज, बट दैट डजंट मीन कि रिएक्शन स्टॉप हो गया। The reaction still continues. A and B are converting into C and D, and C and D are converting into A and B. But दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो गया। जिस रेट से A और B C और D में कन्वर्ट हो रहा है, उसी रेट से C और D A और B में कन्वर्ट हो रहा है। इसलिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज विद टाइम, और वो कांस्टेंट हो गई। डन। ये नीचे मैंने लिख दिया कि बेटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम कांस्टेंट एंड डू नॉट चेंज विद टाइम। अगली वाली बात भी बता दी बेटा, डायनामिक इन नेचर। अगली बात लिखी हुई है बेटा कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईदर साइड। मतलब यही रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम, आप ए और बी को रिएक्शन वेसल में डालो और शुरू करो तो केमिकल इक्विलिब्रियम पे जाके रुकेगा। आप शुरू में ए और बी को भूल जाओ, एक दूसरी वेसल लो, सी और डी को उठा के डालो, इनको रिएक्टेंट्स बना दो, फिर भी बेटा ये आखिर में अल्टीमेट गोल सी और डी ए और बी में कन्वर्ट होंगे और बी दोबारा सी और डी में कन्वर्ट होंगे, और क्या होगा आपके पास दोबारा केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाए। इट मींस इफ यू वेदर यू स्टार्ट फ्रॉम रिएक्टेंट्स और यू स्टार्ट फ्रॉम प्रोडक्ट्स, इन एवरी केस द अल्टीमेट गोल इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। यानी केमिकल इक्विलिब्रियम को आप किसी भी डायरेक्शन से अचीव कर सकते हैं, कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ईदर साइड। नेक्स्ट है बेटा ये एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इस तरह के एमसीक्यूज आ जाते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम इज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो याद रख लें बेटा इट इज अ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। कौन सी है? इट इज अ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। नेक्स्ट, इट इज अचीवेबल ओनली इन क्लोज्ड कंटेनर। ये बात हो चुकी है बेटा। अब बेटा गौर से देखें, ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुई है ना, ये एक सर्टेन वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, सर्टेन वैल्यू ऑफ प्रेशर, सर्टेन वैल्यू ऑफ वॉल्यूम एंड सर्टेन वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन पे हुई। जब आप इन चारों फैक्टर में से किसी एक को भी चेंज कर देंगे, द इक्विलिब्रियम नो लॉन्गर एग्जिस्ट, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गई है। समझ आ गई है? हाँ, सिस्टम कोशिश करेगा दोबारा इक्विलिब्रियम को अचीव करने की और कर भी लेगा,
लेकिन फॉर द टाइम यू चेंज द कंसेंट्रेशन, यू चेंज द प्रेशर, यू चेंज द वॉल्यूम, यू चेंज द टेम्परेचर, बेटा इनमें से कोई भी आप क्वांटिटी चेंज करेंगे तो आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट इज नो लॉन्गर ओवर देयर, वहां पे कोई डायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं है. ओके, सो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट changes with change in temperature, pressure, volume and concentration. यानी केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट इन चारों पे डिपेंड करती है. लेकिन हाँ एक और चीज है जिस पे डिपेंड नहीं करती, एंड दैट इज कैटालिस्ट. कैटालिस्ट का बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट या पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता. ये सिर्फ कोशिश करती है कि बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट को जल्दी से जल्दी अचीव किया जाए. डन. चलो जी हाँ, नेक्स्ट. ये तो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट था. अब इसके एक दो एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, और फिर एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको कि ये दोनों कैसे डिफरेंट हैं एक दूसरे से. बेटा पहला तो ये है कि एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर, ये भी बात हो चुकी है, बड़ी डिटेल से हो चुकी है, अब तो मेरे ख्याल में आपको आइडिया हो गया होगा. कांस्टेंट, बेटा आपने नहीं कहना सेम, नहीं कहना इक्वल, नहीं कहना डिफरेंट, नहीं कहना मैक्सिमम, कुछ भी नहीं कहना, सिर्फ कहना कांस्टेंट हो जाती है, चेंज नहीं होती. ओके, नेक्स्ट. which statement which describes a reversible chemical reaction, both forward and reverse reaction do not occur simultaneously. बात तो गलत हो गई बेटा, simultaneously हो रहे होते हैं, उसी टाइम में फॉरवर्ड हो रहा होता है, उसी टाइम में रिवर्स हो रहा होता है. both forward and reverse reaction occur simultaneously but under different conditions. नहीं बेटा, जो वॉल्यूम प्रेशर की कंडीशंस होती हैं वो एक जैसी होती हैं, वॉल्यूम प्रेशर टेम्परेचर और कंसंट्रेशन की रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों में. फॉरवर्ड के लिए भी वही होती हैं, रिवर्स के लिए भी वही होती हैं. ये तो नहीं है ना कि फॉरवर्ड जो रिएक्शन जा रहा है उसके लिए जो टेम्परेचर है 25 डिग्री सी है और रिवर्स के लिए हमने कोई 90 डिग्री सी लगाया हुआ है. ऐसा तो हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट है बेटा बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन अकर साइमल्टेनियसली एट सेम रेट अंडर सेम कंडीशन. दिस बेटा सेम रेट पे भी होता है, साइमल्टेनियसली भी होता है, अंडर सेम कंडीशन भी होता है, तो ये बात ठीक है. फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस एट डिफरेंट टाइम, नहीं बेटा डिफरेंट टाइम पे नहीं होता, डिफरेंट कंडीशन पे नहीं होता. सो चार्ली इज द राइट आंसर. ओके, यही स्टेटमेंट केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन को एक्सप्लेन करते. नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. जी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? सिंपल टर्म्स में बेटा आप ये रिएक्शन देखें, ए मोल्स ऑफ ए, बी मोल्स ऑफ बी, सी मोल्स ऑफ सी और डी मोल्स ऑफ डी, और आपने इसे बेटा डिस्कस किया था लॉ ऑफ मैस एक्शन के तहत. लॉ ऑफ मैस एक्शन के तहत, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लॉमा लिखता हूं बेटा, उसके तहत आपने ये केसी की एक्सप्रेशन डिराइव भी की थी कि केसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी रेज सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी रेज डी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज बी. अब बेटा यहाँ पे थोड़ा सा रुके, ये तब होगा जब इक्विलिब्रियम स्टेट होगी, इक्विलिब्रियम के अलावा नहीं होगा, वो अभी डिस्कस करते भी हैं. पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं बेटा. रेशो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, देखें सीओडी प्रोडक्ट्स है, टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ए और बी रिएक्टेंट्स है बेटा, तो प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स विद देयर कोएफिशिएंट्स रेज्ड टू पावर एट इक्विलिब्रियम स्टेट. बेटा व्हेन अ सर्टेन रिएक्शन अंडरगोज या फॉर्म्स केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, जब केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट बन गई उस वक्त प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट विद देयर कोएफिशिएंट्स रेज्ड टू पावर, ये क्या होगा केसी. लेकिन अगर यही सब बिल्कुल 100% प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट विद देयर कोएफिशिएंट्स रेज्ड टू पावर, लेकिन इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव नहीं हुई, तो बेटा नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट पे इसको बोलेंगे क्यूसी. समझ आ गई है ना. केसी और क्यूसी दोनों होते थे. केसी होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्यूसी को हम बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट या पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जो आप आगे पढ़ेंगे भी बेटा, क्या नाम है, ली शॉर्टलियर प्रिंसिपल के अंदर. ये क्यूसी जो होगा वो होगा पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, या हम कह सकते हैं उसको रिएक्शन कोशेंट. डन. अब आपने वो तीन बातें पढ़ के रखी भी होंगी कि एक हो सकता है कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के अंदर कि केसी क्यूसी के बराबर हो, सॉरी केसी क्यूसी के बराबर हो, केसी लेस देन हो क्यूसी से, और केसी ग्रेटर हो क्यूसी से.
तो इन तीनों कंडीशंस में अगर आप देखेंगे तो पहले अगर केसी और क्यूसी बराबर है, इसका मतलब है हमें नहीं पता था कहीं इक्विलिब्रियम क्या हो गई है, स्टैब्लिश हो गई है, द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। अगर केसी छोटा है, इसका मतलब है इक्विलिब्रियम पर जो प्रोडक्ट्स हैं बेटा वो क्या हुए, कम है, और क्यूसी के अंदर जो बेटा जो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादा है। इट मींस रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट से आगे चला गया है, द रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन टू अटेन इक्विलिब्रियम। और अगर हमारे पास केसी बड़ा है, क्यूसी छोटा है, तो इसका मतलब रिएक्शन इज स्टिल कंटिन्यूइंग मोर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और रिएक्शन विल अचीव बेटा क्या इक्विलिब्रियम बाय मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो ये आप तीनों वो बता सकते हैं, क्यूसी और केसी, सॉरी डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, यहां से हम बता सकते हैं कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है या रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। So the direction of reaction can be predicted by comparing the value of Kc and Qc. Then Kc हर एक रिएक्शन के लिए बेटा एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास H2I2 goes to 2HI, 25 डिग्री सी पे ना टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है सिर्फ केसी, 25 डिग्री सी पे इसकी एक सर्टेन वैल्यू होगी, मुझे पता है। मैं रिएक्शन परफॉर्म कर रहा हूं, रिएक्शन पर परफॉर्म करते मुझे नहीं पता कि इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो चुकी है या नहीं हो चुकी। मैं एक सर्टेन टाइम इंटरवल पर रिएक्शन मिक्सचर में से प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स करता हूं, तो मेरे पास तीन कंडीशंस आ सकती हैं बेटा। वैल्यू आएगी, या वो वैल्यू केसी की वैल्यू के बराबर होगी, या वो वैल्यू केसी की वैल्यू से छोटी होगी, या वो वैल्यू केसी की वैल्यू से बड़ी होगी। और उनको कंपेयर करके मैं डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को क्या कर सकता हूं, प्रिडिक्ट कर सकता। डन। नेक्स्ट, केसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, केसी किस किस चीज पर डिपेंड नहीं करता बेटा, केसी डू नॉट डिपेंड्स अपॉन प्रेशर, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता बेटा। हाँ, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट डिपेंड करती है, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट प्रेशर पे डिपेंड करती है, केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता। और से देखिएगा बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पे डिपेंड नहीं करता, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता, कैटालिस्ट पे डिपेंड नहीं करता। इन चार चीजों पे केसी की वैल्यू डिपेंड नहीं करती, जबकि केसी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है बेटा, टेम्परेचर पे। इसका मतलब है टेम्परेचर चेंज करेंगे तो केसी की वैल्यू चेंज। 25 डिग्री पे केसी की वैल्यू ये थी, 28 पे और होगी, 30 पे और होगी, 50 पे और, 100 पे और, यानी केसी चेंज करने से जो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम स्टेट की जो रेशियो है वो चेंज हो जाएगी। डन। इसकी वैल्यू बेटा सिंपल सी है कि अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर एंडोथर्मिक है, मतलब हीट अब्सॉर्ब कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, सो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ केसी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो केसी की वैल्यू बढ़ेगी, टेम्परेचर कम करेंगे तो केसी की वैल्यू ऐसे रिएक्शन के लिए क्या होगी, कम होगी। लेकिन अगर यही काम किसी एक्सोथर्मिक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो फिर बेटा टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ केसी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैल्यू ऑफ केसी कम होगी, टेम्परेचर कम करेंगे वैल्यू ऑफ केसी बढ़ जाए। डन। अब बेटा और से एक बात सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला कि यहाँ पे एक एमसीक्यू आता है कि केसी कंसंट्रेशन को लेके एक लेता है बेटा। एक तो सिंपल कंसंट्रेशन आए तो आपने क्या देना है ना कि केसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। लेकिन अगर कोई ऐसे यूज करे इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, तो अब आपने कहना है कि इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। डन। इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या मतलब है कि बेटा फॉर एग्जांपल आपने शुरू में ना रिएक्शन के लिए जब शुरू किया तो आपने 2 मोल्स रिएक्टेंट्स के लिए और रिएक्टेंट शुरू किया, 10 मोल्स लिए और शुरू किया, 20 मोल्स लिए और रिएक्शन शुरू किया। तो तीनों केसेस में एट द एंड प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट जब इक्विलिब्रियम आप लोगे ना, इक्विलिब्रियम स्टेट पे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो अगर टेम्परेचर सेम है तो केसी की वैल्यू सेम आएगी। समझ आ गई है। लेकिन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल रिएक्शन ए के लिए इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं H2I2 गोज टू 2HI, यहाँ पे H2 और I2 की एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन होगी। एक दूसरा रिएक्शन है N2 गोज टू प्लस 3H2 गोज टू 2NH3, इसके लिए N2H2 और NH3 की डिफरेंट वैल्यूज होंगी। सो मैं कह सकता हूं कि डिफरेंट रिएक्शंस के लिए बेटा ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। क्लियर हो गया। लेकिन अगर एक ही रिएक्शन है और उसके लिए मैं कहूं कि इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, तो ये बात गलत है बेटा। आप जितनी भी इनिशियल कंसंट्रेशन लें, शुरू में 2 मोल लें, 10 मोल लें, 50 मोल लें, 20 मोल लें या 1,00,000 मोल लें, एट द एंड वैल्यू ऑफ केसी सेम रहेंगे। डन। क्योंकि वो तो एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट्स की रेशियो है। जब प्रोडक्ट बनेगा तो जब आप ज्यादा
शुरू में इनिशियल कंसंट्रेशन यूज करेंगे तो प्रोडक्ट्स भी ज्यादा बनेंगे, रिएक्टेंट्स भी ज्यादा बनेंगे, रेशो सेम आ जाएगी। जब कम यूज करेंगे तो प्रोडक्ट्स भी कम, रिएक्टेंट्स की भी कंसंट्रेशन कम, और रेशो क्या हो जाएगी बेटा, अगेन सेम आ जाएगी। डन। चलो जी नेक्स्ट ग्राफ्स है बेटा केसी की वैल्यू के लिए। अच्छा बेटा देखिए मैंने क्या कहा था कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर नॉट इक्वल, दे आर कांस्टेंट। तो हो सकता है बेटा वो जो कांस्टेंट थी वो इक्वल हो सकता है प्रोडक्ट्स ज्यादा हूं रिएक्टेंट्स कम हो सकता है रिएक्टेंट्स ज्यादा हूं प्रोडक्ट्स कम हो, तीनों केसेस हो सकती है ना। तो जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स बराबर होंगे तो फिर हमें कह सकता हूं कि बेटा केसी की वैल्यू क्या होगी, 1। जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आप बेटा में से देखें आप कि प्रोडक्ट्स ज्यादा हैं तो केसी ग्रेटर देन 1, और जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में से बेटा रिएक्टेंट्स ज्यादा हैं प्रोडक्ट्स कम हैं तो केसी इज लेस देन 1, क्योंकि बेटा देखें नीचे रिएक्टेंट्स आते हैं ऊपर प्रोडक्ट्स आते हैं, तो अगर प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स बराबर होंगे तो कैंसिल होके 1। अगर प्रोडक्ट्स ज्यादा है तो बेटा समथिंग ग्रेटर बाई समथिंग स्मॉलर, ग्रेटर देन 1 आंसर आएगा। और इस केस में जब बेटा रिएक्टेंट्स बेटा नीचे की वैल्यू वैल्यू ज्यादा होगी तो लेस देन 1 वाला आंसर आएगा। तो इस केस में बेटा पहले मैंने जो ग्राफ दिखाया था वो था रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम ग्राफ। यहाँ पे मैंने अगर आप गौर से देखें तो तीनों केसेस में कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ दिखाया है आपको। कौन सा ग्राफ दिखाया है, कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ। कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ में हो सकता है बेटा जब केसी 1 हो तो जितने आपके पास क्या हूं बेटा फॉरवर्ड डायरेक्ट रिएक्शन ये रिएक्टेंट्स हूं, इतने ही आपके पास प्रोडक्ट्स हूं। तो बेटा यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट पे 50% रिएक्टेंट्स 50% प्रोडक्ट्स। इस केस में अगर देखें बेटा तो रिएक्टेंट्स यहाँ पे ये आ रहे हैं, ये रिएक्टेंट्स काफी कम है, प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा हैं इनके मुकाबले में। यहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव हुई है, इक्विलिब्रियम पे देखो प्रोडक्ट्स ज्यादा रिएक्टेंट्स कम। यहाँ पे देख लें बेटा तीसरे ग्राफ में, ये देखें ये हैं आपके पास रिएक्टेंट्स और ये हैं आपके पास प्रोडक्ट्स, इधर इक्विलिब्रियम अचीव हुई है, रिएक्टेंट्स ज्यादा प्रोडक्ट्स कम। तो आप देख सकते हैं कि बेटा डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ केसी विच इज इक्वल टू 1 लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 देयर कैन बी 3 पॉसिबल कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके, तो ये ऐसा एमसीक्यूज भी आता है कि केसी 1 का ग्राफ क्या है, केसी ग्रेटर देन 1 का ग्राफ क्या है, केसी लेस देन 1 का ग्राफ क्या है, या विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ, ये ग्राफ दिया जाएगा दिस ग्राफ कॉरस्पॉन्ड्स टू केसी इक्वल 1, केसी लेस देन 1, केसी ग्रेटर देन 1। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट है बेटा केसी के यूनिट्स की बात करते हैं, यूनिट्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। केसी के यूनिट्स है बेटा, इसका सिंपल है कि आपको पता है कि जितने भी आपके पास प्रोडक्ट्स हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स, और आप क्या कर दें माइनस रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स निकाल दें, तो आपके पास एक वैल्यू आएगी बेटा डेल्टा एन। याद रखें आपने प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही करना है, ज्यादा माइनस कम नहीं करना। फॉर एग्जांपल आपके पास प्रोडक्ट 2 है और रिएक्टेंट 5 है तो आपने 2 माइनस 5 ही करना है, आपने 5 माइनस 2 नहीं कर देना। क्लियर, आंसर नेगेटिव में आता है पॉजिटिव में आता है वो आपका कंसर्न नहीं है। आपने क्या करना है बेटा, आपने प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट्स ही करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, और फिर उस चीज को हम कहेंगे डेल्टा एन। फिर हम कह सकते हैं कि बेटा ये अगर डेल्टा एन आपके पास आ गया तो केसी के यूनिट्स किसके इक्वल होंगे, मोल पर डीएम क्यूब की पावर डेल्टा एन, कंसंट्रेशन की पावर डेल्टा एन, मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन, या मोलैरिटी की पावर मोलर की पावर डेल्टा एन। सारी चीजें सेम ही है बेटा, डिफरेंट फॉर्म्स में पेपर में पूछा जाता है इसलिए मैंने डिफरेंट फॉर्म्स में लिखे। अगर और से देखें इस केस में तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स को देखो तो प्रोडक्ट के 2 मोल्स हैं बेटा, रिएक्टेंट के भी 2 मोल्स हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल। तो मैं कह सकता हूं मोल पर डीएम क्यूब की पावर 0, दिस इक्वल्स 1, 1 होगा मतलब मैं कह सकता हूं नो यूनिट्स। या फिर आप ले लें जी कंसंट्रेशन की पावर डेल्टा 0, मोल पर लीटर की पावर 0, किसी की भी पावर 0 1 के इक्वल होगी। तो जब पावर 0 1 के इक्वल होगी तो बेटा उसके यूनिट्स नहीं होंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट दूसरे रिएक्शन में देखें बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स को देखें तो 2 मोल्स है हमारे पास, NH3 के पीछे 2 लिखा है, यहाँ पे देखें तो 3 + 1 4 मोल्स है, तो 2 - 4 -2, मैं लिख सकता हूं बेटा मोल पर डीएम क्यूब की पावर -2। तो मैं इसको ऐसे मोल को अलग करके लिख लूं और डीएम क्यूब को अलग, तो मोल की पावर क्या हो जाएगी बेटा यहां से -2, डीएम 3 2 6 माइनस माइनस प्लस डीएम +6,
मोल -2 DM+6। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा, ये पेपर में इस हिसाब से एक दफा आ भी चुकी है, कंसंट्रेशन पावर -2। और ये वाला ऑप्शन दुरुस्त था कि द यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन फॉर विच फॉर दिस रिएक्शन आर, रिएक्शन गिवन था, तो उसको एक आंसर ये था कंसंट्रेशन रेज माइनस। हो सकता है वो मोल पर लीटर में पूछ ले, हो सकता है वो मोलैरिटी की फॉर्म में पूछ ले, तो उस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं बेटा। क्या हो जाएंगे जी, मोल पर लीटर की पावर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, मोल पर लीटर की पावर -2। सो ये हो जाएगा मोल -2 और लीटर +2। डन। इसी तरह मोलैरिटी की पावर भी आप लिख सकते हैं -2। इसके यूनिट्स फाइंड करें बेटा। रिएक्टेंट्स के हैं 5 + 4 9 मोल्स, प्रोडक्ट्स के हैं बेटा 6 + 4 10 मोल्स। तो 10 - 9 प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स करना है। 10 - 9 क्या हो गया 1, तो सीधा मोल पर डीएम क्यूब की पावर 1 यानी मोल पर डीएम क्यूब या मोल पर लीटर या कंसंट्रेशन या मोलैरिटी। इधर आ जाए बेटा, रिएक्टेंट्स के हैं 2 मोल्स, प्रोडक्ट्स के हैं 5 मोल्स। सो 5 - 2 3 मोल पर डीएम क्यूब की पावर 3। मैं लिख सकता हूं बेटा इसको मोल की पावर 3 डीएम की पावर -9 -3 3 9। या फिर आप लिख लें बेटा मोल पर लीटर की पावर के हिसाब से भी निकाल लें। ये लो जी, मोल पर लीटर की पावर आ गया आपके पास 3। तो मोल पावर 3 लीटर पावर -3। डन। या आप लिख सकते हैं कंसंट्रेशन पावर 3 या मोलैरिटी पावर 3। इस तरीके से आप न्यूमेरिकल बेटा एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। अभी हम कुछ एमसीक्यूज इस पर प्रैक्टिस भी करेंगे। नेक्स्ट बेटा, राइटिंग की केसी एक्सप्रेशन, ये तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फाइंड करना था ना, तो इससे आपको एक बात समझ आ गई कि एक और बात पीछे वाली बात से कि जब बेटा आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स बराबर हों तो केसी के कोई यूनिट नहीं होंगे, और जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स आपस में अनइक्वल हों तो डेल्टा एन की कोई सर्टेन वैल्यू आएगी। तो उस केस में बेटा केसी हैज डिफरेंट यूनिट्स फॉर डिफरेंट रिएक्शंस। नेक्स्ट है बेटा, यहाँ पे गौर से देखें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। तो बेटा आप लोगों ने एफएससी में एक चीज पढ़ी थी कि बेटा जो हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया में जो सॉलिड्स और लिक्विड्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन को बेटा हम नहीं लिखते। तो यहाँ पे ये देखें, ये मैंने इन तीनों में ना पहले तीनों रिएक्शंस में अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे सॉलिड्स को अंडरलाइन कर दिया है, बाकी सारी गैसेस बच गई हैं। फिर हम केसी लिखना अब तो अब मेरे ख्याल में बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, तो मसला ही नहीं है, क्योंकि सॉलिड्स और लिक्विड्स की कंसंट्रेशन को केसी एक्सप्रेशन में नहीं लिखा जा सकता। their change in their concentration do not affect the chemical equilibrium constant। ओके, तो इसलिए हम उनको केसी एक्सप्रेशन के अंदर नहीं लिखते। सो यहाँ पे केसी किसके बराबर आ जाएगा बेटा, बेटा आ जाएगा आपके पास H2CO और H2O, सबके नंबर ऑफ मोल्स एक एक हैं, तो बेटा यहाँ पे कोई कोफिशिएंट्स भी आपको नहीं लिखने, सीधा सीधा है। यहाँ पे एक सिर्फ CO2 है, तो बेटा केसी इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ CO2। ओके, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि केसी ओनली डिपेंड्स अपॉन द इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस तरह एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे आप केसी के साथ साथ केपी एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। तो केपी क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे केपी बन जाएगा आपके पास, मैं एक के लिए लिख देता हूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O। ये लो, इधर भी आप लिख सकते हो बेटा केपी किसके इक्वल है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। यहाँ पे देखें बेटा के सी किसके इक्वल आएगा, H2 की कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ H2O की पावर 4। कोफिशिएंट्स पावर में बन जाएंगे, या फिर आप केपी लिख लें कि बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O की पावर 4। डन। यहाँ पे बेटा मैं सिर्फ केसी लिखूंगा। इसमें देखें बेटा ये तीनों के तीनों रिएक्शंस में तो ये गैसेस हैं सारे के सारे, यानी होमोजीनियस इक्विलिब्रिया है, तो इसमें आप सारे के सारों को इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में शामिल करेंगे। डन। चलो जी, इसके लिए केसी क्या आ जाएगा आपके पास, मैं सिर्फ केसी लिखूंगा, केपी आपने खुद लिखना है। H2O की पावर 6 इंटू NO की पावर 4 डिवाइडेड बाई NH3
की पावर आ जाएगी बेटा आपके पास 4 और O2 की पावर आ जाएगी आपके पास 5। डन। नेक्स्ट, इसके लिए लिखें बेटा Kc किसके इक्वल आ जाएगा, NO2 की पावर 4 और O2 पावर 1 हो जाएगी, और नीचे आ जाएगा बेटा N2O5, इसकी पावर आ जाएगी बेटा 2। यहाँ पे आ जाए बेटा, इसके लिए Kc लिखें, Kc विल बी इक्वल टू SO3 की पावर आ जाएगी बेटा आपके पास 2 डिवाइडेड बाय SO2 की पावर आ जाएगी बेटा आपके पास 2 इंटू O2। डन। इस सबको नोट कर ले बेटा। नेक्स्ट, यहाँ पे आगे अगेन वही रिएक्शन, फॉर होमोजीनियस रिएक्शन द यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो बेटा अगेन अभी मैंने आपको बताया कि कंसंट्रेशन के टर्म में होगा तो कंसंट्रेशन रेज डेल्टा एन। यहाँ पे 6 + 4 10 मोल्स है, यहाँ पे 5 + 4 9 मोल्स है, सो 10 - 9 इज इक्वल टू 1, सो कंसंट्रेशन रेज +1। डन। मुश्किल तो नहीं है ये। नेक्स्ट, ये बेटा न्यूमेरिकल आ गया, 1 मोल ऑफ एच आई इज सील्ड इन ए ट्यूब एट 440 डिग्री सी टिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। जी बेटा, एच आई को आपको पता है कि एच आई इक्विलिब्रियम कैसे बनाता है। एच आई को जब हम इक्विलिब्रियम रिएक्शन लिखते हैं तो ये H2 में कन्वर्ट होगा प्लस I2 में कन्वर्ट होगा, और आपको पता है कि 2HI गोज टू H2 प्लस I2। और आपको पता है कि इसकी फॉर एग्जांपल 1 मोल है शुरू में, तो इसका भी 0 था, इसका भी 0 था व्हेन टाइम वाज इक्विलिब्रियम। बेटा इसमें से हम मैं कह सकता हूं कि इसमें से 2x निकलेंगे और उसके भी क्या मोल बनाएंगे, x मोल्स बनाएंगे, उसके भी x मोल्स। अब यहाँ पे उसने 2x वाला ऑप्शन तो मुझे दे के नहीं रखा हुआ, उसने कहा हुआ है बेटा एच आई वॉज फाउंड टू बी 50% डिसोसिएटेड। मैं कह देता हूँ कि इसमें से आधे मोल्स निकल गए 0.5, यानी 2x निकल गए। तो 2x 0.5 अगर 2x है तो x क्या हो जाएगा, 0.5 टू 5 का हाफ 0.25, ये भी हो जाएगा 0.25 इक्विलिब्रियम पे। ये टाइम इज इक्वल टू, तो ये बन गया बेटा 0.5, ये भी आ गया 0.25 और ये भी आ गया 0.25। केसी निकाल दें बेटा इस रिएक्शन के लिए, आपके पास बन जाएगा ऊपर प्रोडक्ट से तो 0.25 का स्केयर डिवाइडेड बाय 0.5 का स्केयर। तो निकाल लें बेटा इसकी वैल्यूज, के सी इज इक्वल टू 0.25 मल्टीप्लाई विद 0.25, ऐसे लिख लें सॉल्व आसानी से करने के लिए। 0.5 मल्टीप्लाई विद 0.5, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, सो 5 0.5 मल्टीप्लाई विद 0.5 ये आएगा बेटा 0.25, और यूनिट्स तो इसके वजह से भी नहीं है, सो आंसर इज चार्ली। डन। नेक्स्ट, एक और इसी तरह का एमसीक्यू है बेटा, 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल वाज ट्रीटेड विद 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड। दोनों की बेटा इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड एट 25 डिग्री सी, 2/3 ऑफ एसिड चेंजेस इनटू एस्टर एट इक्विलिब्रियम। और एक्सप्रेशन कैसी की वैल्यू आपने बतानी है, कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है। बड़ा आसान है बेटा, इंतहाई आसान है। ये देख लो, ये था बेटा आपके पास एसिटिक एसिड, रिएक्शन कर लें बेटा इसका इथाइल अल्कोहल के साथ, और आपको पता है इक्विलिब्रियम रिएक्शन होगा, और ये बन जाएगा एस्टर इथाइल एसीटेट, और साथ में बन जाएगा आपके वाटर। शुरू में आपने उसने बताया आपको कि इसके भी 1 मोल थे, इसके भी 1 मोल थे, इसके भी 0 थे, फिर इसके भी 0 थे। आपको पता है इनमें से एक्स एक्स निकलेंगे और उनके एक्स एक्स बन जाएंगे। तो एक्स की बात उसने बता दी कि बेटा 2/3 ऑफ एसिड चेंजेस इनटू एस्टर, यानी एक्स की वैल्यू क्या है बेटा 2/3, इधर भी 2/3। 2/3 को अगर बेटा सॉल्व करो तो ये होता है 2/3। इसको सॉल्व कर ले बेटा, यहाँ पे 3 0 3 6 आर 18, 2 फिर 0 3 6 आर 18, 0.66, ये ऑलमोस्ट इतना बनता है। यहाँ पे लिख ले बेटा 0.66, ये भी हो गया 0.66, ये 1 - 2/3 हो जाएगा, यानी 1 - 0.66, ये भी आ जाएगा 1 - 0.66, ये भी आ गया 0.33, ये भी आ गया 0.33, ये 0.66 इक्विलिब्रियम पे 0.66। निकालो बेटा वैल्यूज, केसी किसके इक्वल आ जाएगा जी, 0.66
का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.33 का स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व करें, वैल्यूज निकालें, आंसर क्या आएगा आपके पास। लेट्स सॉल्व इट फर्दर। केसी आपके पास आएगा 0.33 मल्टीप्लाई विद 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.33 का होल स्क्वायर। मैं ऐसे लिख दूं तो 0.33 का होल स्क्वायर 0.33 के होल स्क्वायर से खत्म, तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा आपके पास 4। 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट, एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इज 2 मोलर। SO2 की कंसंट्रेशन है बेटा आपके पास 2 मोलर, O2 की कंसंट्रेशन है 2 मोलर और SO3 की कंसंट्रेशन है 4 मोलर। तो आपने आंसर निकालना है, यहाँ पे बड़ी आराम से आप निकाल सकते हैं। लेट मी इरेज दिस फर्स्ट, ताकि यहाँ पे हम थोड़ा सा सॉल्व कर लें जी। केसी के अगर आप गौर से देखें तो SO2 इंटू O2 डिवाइडेड बाई SO3 का स्क्वायर ऐसे होगा। तो केसी के लिए पहले वैल्यू निकाल लें जी। केसी इज इक्वल टू आपके पास आएगी SO2 2 मोलर, सो 2 का स्क्वायर, क्योंकि SO2 के कोफिशिएंट 2 हैं। O2 इज 2 मोलर डिवाइडेड बाई SO3 है बेटा 4 का स्क्वायर। सो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाई 16, 4 टाइम्स 2 8 डिवाइडेड बाई 16 विच इज 0.5। सो 0.5 यहाँ पे बीटा ऑप्शन के अंदर मौजूद है बेटा। डन। नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी। केपी क्या होता है जी बेटा, ये इन्वॉल्विंग पार्शियल प्रेशर। अगर आप गौर से देखें बेटा तो यहाँ पे A मोल्स ऑफ A, B मोल्स ऑफ B, C मोल्स ऑफ D और D मोल्स ऑफ D है, C मोल्स ऑफ C और D मोल्स ऑफ D। इसके लिए हम एक केपी एक्सप्रेशन लिखें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ C रेज C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D रेज D, पार्शियल प्रेशर ऑफ A रेज A और पार्शियल प्रेशर ऑफ B रेज B। ये आप लोगों ने, मैंने पहले भी आपको इस इक्वेशन की प्रैक्टिस करवा दी है पीछे। केपी के यूनिट्स क्या होंगे बेटा, मोस्टली जो हम यूनिट्स यूज करते हैं ना प्रेशर के, इस केपी एक्सप्रेशन के लिए वो एटीएम होते हैं। तो फिर ये क्या होंगे बेटा, एटीएम की पावर डेल्टा एन। हाँ, अगर आप कोई और यूनिट्स यूज कर रहे हैं तो वो प्रेशर के यूनिट्स रेज डेल्टा डन। बट द मोस्टली यूज जो बेटा आपके पास यूनिट्स होंगे केपी एक्सप्रेशन के अंदर वो एटीएम के ही होंगे, लिहाजा इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि एटीएम की पावर डेल्टा है। क्या रिलेशनशिप होगा बेटा केपी और केसी के बीच में, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी रेज डेल्टा एन। यहाँ पे बच्चे बड़ी गलतियां करते हैं। यहाँ पे मैं 2-3 चीजें आपको बताता हूँ जिससे आपकी याद करने में, एक्सप्रेशन याद करने में बड़ी आसानी होगी। नंबर 1 कि याद रखें कोई भी एक्सप्रेशन है, चाहे वो केपी और केसी के बीच में है, केपी और के एक्स के बीच में है, केपी और के एन के बीच में है, जो बाहर टर्म होगी वो हमेशा केपी होगी, तो अंदर टर्म होगी वो के सी हो सकती है, वो के एक्स हो सकती है, वो के एन हो सकती है। ये पहली बात याद रखें ताकि गलती ना हो। इन दोनों को रिप्लेस कर लेते हैं और फिर बेटा आप कंफ्यूज हो जाते। तो बाहर यूज होने वाली टर्म क्या होगी, हमेशा केपी होगी। इसमें देख ले बेटा, यहाँ पे जो आर गिवन है वो है जनरल गैस कांस्टेंट, टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और डेल्टा एन अभी हमने बात की है बेटा, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब यहाँ पे केल्विन टेम्परेचर है, केल्विन स्केल वाला टेम्परेचर यूज करना है। और आर की जो वैल्यू यूज करेंगे बेटा वो 0.0821 अगर यूनिट्स एटीएम में होंगे, क्योंकि इसके यूनिट्स होते हैं एटीएम, डीएम क्यूब, पर मोल, पर केल्विन। याद होंगे आपको, तो ये वाले यूनिट्स यूज करेंगे जब आपके पास टेम्परेचर, फिर इसका मतलब है केल्विन में होना चाहिए। डन। तो आर के ये वाले यूनिट्स यूज करेंगे अगर प्रेशर आपके पास जो है वो बेटा किसमें हो, केपी के लिए एटीएम के अंदर गिवन। क्लियर हो गया। चलो जी नेक्स्ट, यहाँ पे 3 कंडीशंस हैं बेटा। जब डेल्टा एन जीरो हो, ये वाला डेल्टा एन जीरो हो, तो आर टी की पावर जीरो, समथिंग रेज जीरो इज इक्वल टू 1, आर टी की पावर जीरो इज इक्वल टू 1, सो के सी मल्टीप्लाई विद 1 इज इक्वल टू के सी। सो इस केस में जब डेल्टा एन जीरो होगा तो आप देखेंगे के पी के सी के बराबर हो जाएगा। दिस इज केस 1। जैसे जिन रिएक्शंस के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स बराबर हैं, जैसे ये वाला रिएक्शन हो गया, या फिर I2Cl2 गोज टू 2ICl हो गया, या कोई भी रिएक्शन हो गया बेटा जिसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स बराबर हैं, बेटा Kp और Kc हमेशा बराबर। तो एमसीक्यूज आ सकता है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन Kp इज इक्वल टू Kc, 3-4 रिएक्शन गिवन हो सकते हैं।
या फिर Kp इज इक्वल टू Kc व्हेन डेल्टा n इज इक्वल टू 1, डेल्टा n इज इक्वल टू -1, डेल्टा n इज इक्वल टू 0 वगैरह वैल्यूज दी होंगी। तो बेटा जब डेल्टा n 0 होगा तो Kp Kc के बराबर होगा। या कोई भी रिएक्शन गिवन होगा जिसमें डेल्टा n क्या होगा, 0 होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होंगे, सेम होंगे, तब हम कह सकते हैं कि बेटा Kp और Kc बराबर हो। क्लियर हो गया? तो ऐसे रिएक्शंस के लिए Kp Kc के बराबर होगा। दूसरे तरह के वो है बेटा जिसमें Kp बड़ा होगा, Kc छोटा होगा। और तीसरे तरह के वो हैं बेटा जिनमें, सॉरी ये नंबर 3 है, जिनमें Kp छोटा होगा, Kc बड़ा होगा। यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात दिखनी है, ये याद करना कैसे करना है कि कब Kp बड़ा होगा, कब Kc छोटा होगा। बेटा सिंपली याद रखें, जब डेल्टा n पॉजिटिव हो किसी में भी, Kp Kc, Kp Kx, Kp Kn में किसी में भी, जब डेल्टा n पॉजिटिव हो तो Kp बड़ा, जब डेल्टा n नेगेटिव हो तो Kp छोटा। सिंपल, ऐसे याद कर ले, इसे याद हो जाएगा। इससे आपको याद करने में क्या होगी, आसानी। फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन में देखें तो आपको पूछ लेता है कि बताएं जी Kp इज ग्रेटर देन Kc, Kp इज लेस देन Kc या Kp इक्वल टू Kc। तो यहाँ पे आप देखें 5 मोल्स हैं प्रोडक्ट्स के, यहाँ पे 2 मोल्स हैं। सो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, सो डेल्टा n इज इक्वल टू पॉजिटिव 3। आप कह सकते हैं जी Kp बड़ा है Kc, Kp बड़ा है Kx से, Kp बड़ा है Kn से, इन तीनों के लिए। यहाँ पे आए बेटा नेक्स्ट, प्रोडक्ट्स के मोल्स हैं 2, रिएक्टेंट्स के मोल्स हैं 4, तो 2 माइनस 4 इज इक्वल टू -2। डेल्टा एन माइनस में है तो मैं कह सकता हूँ जी Kp छोटा है, या Kp और Kc में से Kc बड़ा है, Kp और Kx में से Kx बड़ा है, Kp और Kn में से Kn बड़ा है, यानी Kp छोटा है इनकी। डन। नेक्स्ट नेक्स्ट है बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kx, वो भी बिल्कुल सेम ही है बेटा। A मोल्स ऑफ A, B मोल्स ऑफ B, C मोल्स ऑफ C और D मोल्स ऑफ D के लिए बेटा ये लिखें तो ये x C पावर C, x D पावर D, x A पावर A और x B पावर B। क्योंकि आपको पता है x होता है मोल फ्रैक्शन, x C क्या होगा बेटा, x C होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये एक रेशियो है नंबर ऑफ मोल्स की नंबर ऑफ मोल्स से, तो x C के कोई यूनिट नहीं, इसी तरह x D के भी नहीं, x A के भी नहीं, x B के भी नहीं। इसका मतलब है kx के भी कोई यूनिट्स नहीं होगी। kx इज हैज नो यूनिट्स, इसके कोई यूनिट्स नहीं होते। डन। जैसे Kc के यूनिट होते थे कंसंट्रेशन रेस डेल्टा एन, Kp के यूनिट्स होते थे एटीएम रेस डेल्टा एन, यहाँ पे kx के कोई यूनिट्स नहीं है। Kp और बेटा kx के बीच में रिलेशनशिप भी आपको समझा दिया, Kp इज इक्वल टू kx p अपॉन डेल्टा एन। तो बेटा ये दरमियान वाली आर टी हमेशा ये याद रखना, आर टी अपॉन डेल्टा एन ही नहीं होगा, कहीं पी अपॉन डेल्टा एन होगा, कहीं पी अपॉन एन रेस डेल्टा एन होगा, कहीं आर टी अपॉन डेल्टा एन होगा, कहीं आर टी अपॉन वी रेस डेल्टा एन होगा। ये आपको खुद ही याद करना है। लेकिन ये भी बात आपको समझ आ गई है कि अगर जो बाहर होगा वो के पी है, जो इनसाइड है वो के एक्स है। यहाँ पे पी क्या है बेटा, ये वाला दरमियान वाला पी, पी इज द टोटल प्रेशर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम एंड डेल्टा एन इज द डिफरेंस इन नंबर ऑफ मोल्स। डन। तो जब आपके पास डेल्टा एन 0 है तो के पी के एक्स के बराबर, ये अभी बताया भी था आपको। जब डेल्टा एन पॉजिटिव है तो आपको पता है कि के पी बड़ा है, जब डेल्टा एन नेगेटिव है तो के पी छोटा है। ये बात अभी आपको 2 मिनट पहले बताई भी है, राइट। इसे आप फाइंड आउट कर भी सकते हैं। नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एन, के एन क्या होता है जी, वही जनरल रिएक्शन ले लें। यहाँ पे ए मोल्स ऑफ ए प्लस बी मोल्स ऑफ बी गोज टू फॉर्म सी मोल्स ऑफ सी एंड डी मोल्स ऑफ डी। इसके लिए जनरल रिएक्शन लिखें बेटा, के एन किसके बराबर आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी रेज सी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी रेज डी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए रेज ए मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी रेज बी। तो बेटा यहाँ पे आप गौर से देख सकते हैं यूनिट्स ऑफ के पी, सबके यूनिट्स मोल हैं, तो मोल की पावर क्या आ जाएगा, डेल्टा एन। तो हो सकता है जी ये एमसीक्यूज आ जाए कि किस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कोई यूनिट्स नहीं होते, के पी के सी के एक्स के एन। तो आपने को पता है कि के एक्स के कोई यूनिट नहीं होते, के पी के भी यूनिट होते हैं, के सी के भी यूनिट होते हैं, के एन के भी यूनिट्स। डन। नेक्स्ट, के पी और के एन के बीच में रिलेशनशिप है बेटा, के पी इज इक्वल टू के एन पी अपॉन एन रेज डेल्टा एन। तो यहाँ पे भी देखें के पी बाहर, के एन इन साइड। सो P है टोटल प्रेशर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर एंड N है नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ये नीचे लिखा भी हुआ है बेटा। और डेल्टा एन आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। अगेन वही तीनों केसेस आ गई हैं कि जब बेटा डेल्टा एन 0 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स बराबर हैं, तो के पी इज इक्वल टू के एक्स। जब बेटा
क्या है आपके पास, डेल्टा एन पॉजिटिव है तो केपी बड़ा है, जब डेल्टा एन नेगेटिव है तो केपी छोटा है। ये इस तरीके से याद करेंगे तो याद हो जाएगा। डन। नेक्स्ट कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं बेटा। फॉर द रिएक्शन H2 प्लस I2 गोज टू 2HI, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंजेस विद, आपको पता है जी Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। तो बेटा सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर चेंज करने से चेंज होगा, बाकी ना कैटालिस्ट चेंज करने से चेंज होगा, ना प्रेशर चेंज करने से, ना ही कंसेंट्रेशन। अच्छा यहाँ पे गौर से देखिएगा, अगर यहाँ पे लिखा होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन या इक्विलिब्रियम स्टेट, तो फिर तो वो प्रेशर चेंज करने से भी चेंज, वॉल्यूम चेंज करने से भी चेंज, टेम्परेचर चेंज करने से भी चेंज, कंसंट्रेशन चेंज करने से भी चेंज। लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा है तो फिर सिर्फ टेम्परेचर से चेंज। डन। करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी कैन बी रिटन एज, बेटा यहाँ पे ये अगेन देखे ना, यहाँ पे तो आपको समझ आ गया ना कि आर भी नहीं हो सकता, आर अपॉन एन भी कुछ में नहीं था, तो आप इन दो में बीच में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सिंपल मैंने अभी आपको बताया था कि केपी बाहर केसी इनसाइड, सो अल्फा इज द राइट आंसर। डन। चलो नेक्स्ट, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इन गैसियस फेज, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 1/2 O2 गोज टू CO2 प्लस है, इसके लिए Kc अपॉन Kp की वैल्यू। तो सबसे पहले आपको पता है बेटा कि Kp किसके बराबर होता है, KCRT रेज डेल्टा एन। तो डेल्टा एन की वैल्यू पुट कर रहे हैं सबसे पहले यहाँ पे। डेल्टा एन क्या है, 1 माइनस 1/2 और 1/5, 1 माइनस 1/5 इज इक्वल टू, या 1 होल 1/2, क्या हो जाएगा बेटा 1 माइनस 1, ये तो ये इससे गया तो ये हो जाएगा -1/2 आपके पास। अब बेटा यहाँ पे गौर से देखें, तो मैं अगर ऐसे करूं कि Kp, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पूछी हुई है, डिवाइडेड बाई Kc किसके इक्वल होगा, RT की पावर -1/2। सारे लपकेंगे ये चार्ली की तरफ, लेकिन गौर से यहाँ पे उल्टा पूछा हुआ है, Kc अपॉन Kp पूछा हुआ है, थोड़ा दिमाग खोल के। तो Kc अपॉन Kp करेंगे तो पावर प्लस में आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा RT की पावर 1/2। सो अल्फा इज द राइट आंसर। समझ आ गई है, पहले थोड़ा सा देखना है पूछा हुआ क्या है, Kp अपॉन Kc या Kc अपॉन Kp। इसी तरह वो Kx और Kn से भी पूछ सकते हैं। डन। नेक्स्ट, फॉर द रिएक्शन PCl3 प्लस Cl2 गोज टू PCl5, बट अगर आप देखें इसके लिए वो पूछ रहा है कि Kp बड़ा है, Kc बड़ा है, K बराबर है, क्या सीन है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है 2 मोल, सो 1 माइनस 2 क्या होगा -1। सो जब डेल्टा एन माइनस में हो तो आपको पता है Kp छोटा होता है, सो Kp इज लेस देन Kc, बीटा इज द राइट आंसर। डन। नेक्स्ट, for the reaction H2I2 goes to 2HI, the equilibrium concentration H2I2 और HI की कितनी है, 8, 3 and 24 dm क्यूब रिस्पेक्टिवली। कैसी क्या होगा बेटा, वैल्यूज पुट कर लो बेटा। इसमें आपको पता है प्रोडक्ट में HI है तो 24 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट में H2 और I2 है, सो एक का है 8 और एक की है 3, ये आ गया Kc। सो इट विल बी इक्वल टू, नीचे भी 24 आ गया बेटा, 24 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 24, 24 को उसके स्क्वायर से काट लें तो आंसर आ जाएगा बेटा 24। सो अल्फा इज द राइट आंसर। डन। नेक्स्ट, चलो जी बेटा, दिस मेक्स एन एंड टू दिस लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, you can also ask me on WhatsApp or email address given over here. Stay connected. Goodbye. Allah Hafiz.